प्यारे बच्चों, आज हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 5 में बात करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मोमेंट्स। तो इस चैप्टर से पहले भी हमने बहुत सारी स्ट्रगल्स और मोमेंट्स के बारे में पढ़ा है। जैसे पहले चैप्टर में हमने पावर शेयरिंग में पढ़ा था कि वहाँ श्रीलंका की और बेल्जियम में जो लैंग्वेज पर जो तजाद थे तो उनमें मोमेंट्स चली। तो जो ये बेल्जियम था उसमें फ्रेंच और जो डच लैंग्वेज थी उनको आपस में, एक लैंग्वेज जो थी वो मेजॉरिटी में थी और दूसरी थी माइनॉरिटी में थी। तो इस तरह से वहाँ तहरीकें चली। तो बेल्जियम वालों ने क्या किया, उनको यकसान पावर दिए। तो इस तरह से मुल्क जो था वो डिवीजन होने से बच गया। इसके मुकाबले में हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा। वहाँ सिनाला और तामिल्स जो गवर्नमेंट थी वो सिनाला को ज़्यादा, सिनाला की तरफ तवज्जो देते थे और ये तामिल्स के बारे में उतनी इंटरेस्ट नहीं देते थे। नतीजा ये हुआ कि तामिल्स ने फिर वहाँ एक सिविल वार शुरू हुई, तो जिसमें लाखों आदमी मारे गए। तो एक वहाँ तहरीक चली। इसी तरह से उसके बाद हमने पढ़ा कि वुमेन स्ट्रगल्स, उसके बाद ये डिस्क्रिमिनेशन वाइट एंड ब्लैक। तो आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे किसके, मोमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन नेपाल। आज हम इसमें नेपाल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नेपाल की। नेपाल में जो पहले 90 से पहले 1990 से पहले राजा हुआ करता था, उस 1990 में भी राजा था। तो उसके लिए 1900 ये जो नेपाल में डेमोक्रेसी थी ये 1990 में आ गई, वहाँ आ चुकी थी। और वहाँ के राजा ने क्या किया था, इस डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो नेपाल में एब्सोल्यूट मोनार्की, नेपाल जो था वो एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका था। अब हम बात करेंगे कि ये एब्सोल्यूट मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है। जैसे ये एब्सोल्यूट मोनार्की एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब यह है सारे पावर इसमें राजा के पास होते हैं। एब्सोल्यूट मोनार्की जो है इसमें सारे पावर्स जो होते हैं वो राजा के पास होते हैं। राजा का जो भी मन करे वो करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई टोक नहीं सकता। तो ये इसको कहते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की। तो एब्सोल्यूट मोनार्की के बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब ये है कि राजा अपनी कुर्सी पर तो बैठा रहता है, राजा अपनी कुर्सी पर बैठा रहता है, इसके नीचे एक पार्लियामेंट होती है और पार्लियामेंट जो होती है वो मुल्क का सारा निज़ाम चलाएगी। राजा सिर्फ वहाँ बैठा रहेगा, उसके पास पावर नहीं रहेंगे। पावर अगर है भी तो थोड़े से लिमिटेड पावर है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में जो पावर्स होते हैं वो किसके पास होते हैं? पार्लियामेंट के पास होते हैं। तो राजा के पास पावर्स नहीं होते हैं, अगर होते भी हैं तो लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं? लिमिटेड। तो ये काम जो था ये 1990 में हो गया था। वहाँ पर जो राजा था उस राजा का नाम बरिंद्रा था। क्या था? बरिंद्रा था। तो वो स्टेट हेड रह गया और तमाम पावर जो थे वो लोगों के पास आ गए। वहाँ पे 1990 ईस्वी में डेमोक्रेसी आ चुकी थी। लेकिन होता यह है कि 2001
में वहाँ पर राजा के तमाम ख़ानदान का कत्ल हो जाता है। इस तरीके से वो राजा ख़त्म हो जाता है। वो राजा 2001 में राजा का कत्ल हो जाता है, तो वो ख़ानदान ख़त्म हो जाता है इस तरीके से, और एक नया राजा बनता है। इस राजा का नाम क्या है? गरिंद्रा। एक नया राजा बनता है, गरिंद्रा। ये जो नया राजा था नेपाल का, इसको डेमोक्रेटिक रूल पसंद ना आया, या वो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ना था। वहाँ पर जो नई नई डेमोक्रेसी आई थी वो उतनी पॉपुलर नहीं थी। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए उस राजा ने पार्लियामेंट के पावर्स को ख़त्म कर दिया और सारे जो भी इख्तियारात थे, सारे पावर्स अपने हाथ में ले लिए। इस तरह से जो 1990 में वहाँ डेमोक्रेसी आई थी, और फरवरी 2005 को इसको ख़त्म किया। फरवरी 2005 को नए राजा, उस राजा का नाम था गजेंद्र। तो उसको या तो वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते थे, या उसको वो पसंद नहीं आए डेमोक्रेटिक रूल। तो इस तरह से उसने वहाँ की जो पार्लियामेंट थी उसको डिज़ाल्व कर दिया और तमाम इख्तियारात जो थे अपने पास रख लिए। तो इस चीज़ के लिए लोगों ने 2006 में बहुत बड़ा एजिटेशन शुरू किया। इस तरह से वहाँ पर जो एक मोमेंट स्टार्ट हुई ताकि डेमोक्रेसी को फिर से रिस्टोर किया जा सके। तो इसके लिए वहाँ जितनी भी पार्टियां थी, इन सारी पार्टियों ने मिलकर एक अलायंस बनाया, गठजोड़ बनाया। अलायंस बोलते हैं गठजोड़ को, जिसका नाम रखा उन्होंने 7 पार्टी अलायंस। 7 पार्टी अलायंस। तो इसको PSPA भी कहते हैं, 7 पार्टी अलायंस, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने वहाँ पर 4 दिन की हड़ताल भी रखी। और ऐसा भी है कि हड़ताल सिर्फ इन पार्टियों ने नहीं की, बल्कि वहाँ जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस थी, जैसे टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। इसके साथ ही वहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, जो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी पर यकीन नहीं करते, जिनको हम नक्सलाइट या माओवाइस्ट कह सकते हैं, उन्होंने भी इस मोमेंट को बड़ा सपोर्ट किया। और इस तरीके से ये मोमेंट जो थी बहुत बड़ी मोमेंट बन गई और राजा को इस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। इस चीज़ की वजह से इनकी जो भी डिमांड्स थी, राजा को वो डिमांड्स मजबूरी में माननी पड़ी। राजा को वो डिमांड खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी में माननी पड़ी। तो उनकी डिमांड्स क्या क्या थी? उनकी डिमांड्स ये थी कि जो पार्लियामेंट है उसको रिस्टोर किया जाए, पार्लियामेंट को। इसके साथ ही एक ऑल पार्टी गवर्नमेंट बनाई जाए, यानी कि जितनी भी पार्टियां हैं इन सब को मिलकर एक गवर्नमेंट बनाई जाए। इसके साथ ही जो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो बनाई जाए, ताकि नेपाल के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। इस तरीके के उनके डिमांड्स थे। तो 24 अप्रैल 2006 को राजा को मजबूरी में उनकी डिमांड्स एक्सेप्ट करना पड़ी और उनको इख्तियारात देने पड़े। इसके बाद वहाँ एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी
और वहाँ पर ऑल पार्टीज गवर्नमेंट बनी। जो नई ऑल पार्टीज गवर्नमेंट बनी तो उसका जो गिरजा प्रसाद कोइराला थे उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो ये हमने पढ़ा कि नेपाल में डेमोक्रेसी लाने के लिए क्या करना पड़ा, जद्दोजहद। तो फिर वो वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई। तो इसके बाद हम दूसरी एक मिसाल पढ़ेंगे